इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज इसमें जो भी आने वाला है ये बहुत बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। पहली चीज़ जो हमको इसमें पढ़नी है वो होंगी कुछ टर्म्स जो हमको अच्छी तरह से याद रखनी है, जो 1 मार्क के डिफिनेशंस में पूछ लिया जाता है। तो पहली टर्म होगी बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये कुछ नहीं होता है, इट्स immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through a multiple network of independencies। इसमें कुछ नहीं, देखो नॉर्मल सी भाषा समझो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे रहने वाली सारी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो कहलाता है एक बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटीज़ अलग अलग टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। अगर आप माउंटेन की बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। आप ग्रासलैंड की देखोगे तो वहाँ अलग मिलेंगे, आप कोई डेजर्ट की देखोगे वहाँ अलग मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का फ्लोरा प्लस फाउना एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो इंटरडिपेंडेंट हो आपस में, दैट इज़ नोन एज अ बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है सभी को पता है। फ्लोरा यानी कि प्लांट पॉपुलेशन, एंड फाउना यानी एनिमल पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं। This entire habitat that we live in has immense biodiversity। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कितनी सारे टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। We humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our existence, of course for our own existence। हम खुद इस बायोडाइवर्सिटी और अपने हैबिटाट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। विदाउट दैट वी कांट इवन सर्वाइव। ठीक है, ये कुछ दो बेसिक पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं। आगे देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब सभी को पता है कि जोग्राफिकली एंड बायोडाइवर्सिटिकली सब जगह से हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, दैट्स वाई वहाँ पर अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज़ देखी जाती है। दिस इज़ प्रॉबेबली ट्वाइस और थ्राइस दे हैड टू बी डिस्कवर्ड। और अभी तो हमको और भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर करनी है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। बिल्कुल, ये हमको इतना सारा हमारे इंडिया में है, हमने देखा कि हमारे इंडिया में इतना सारा फ्लोरा एंड फाउना है तो हम उसकी केयर नहीं करते, वो हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते उन चीज़ों का। तो हमको ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसा करा तो हमारे फ्लोरा एंड फाउना कम हो जाएंगे तो हमारे क्या बोलते बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर वो कम हो जाएंगे तो उनको कंजर्व करना पड़ेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज बोर्ड्स जो है वो कंजर्वेशन यानी कि जो चीज़ों को बचाने के मेजर से उस पर फोकस बहुत ज़्यादा करता है। स्टार्ट करें। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व। अब पहले तो कंजर्व करना है तो कंजर्व करना ही क्यों है, पहले ये जानना पड़ेगा। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वाटर एयर एंड सॉइल। तो कंजर्वेशन हमको जो भी लाइफ ये जितनी भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बचा कर रखेगा। अगर हम इसको नहीं बचा के रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। एंड ये हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे वाटर एयर एंड सॉइल इनको भी बचा कर रखता है। It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding। देखो अगर ये स्पेसिफिक जेनेटिक्स जो होते हैं ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीशी खत्म हो जाएगी। और अगर वो स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी यानी कि उसके आगे आने वाले जनरेशन तो ख़त्म, इसके कारण तो कुछ डाइवर्सिटी वेरिएशंस आ ही नहीं पाएंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए ताकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी उससे ब्रीड कर पाएँ तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एनिमल्स की हमको कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। तो कंजर्वेशन करें कैसे? तो कंजर्वेशन के लिए क्या हुआ था 1960s एंड 70s में कंजर्वेशनिस्ट ने क्या बोला था, कंजर्वेटिव्स ने डिमांड करी थी कि हमको कुछ प्रोग्राम बनाइए, जैसे कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाइए और जिसके तहत आप एनिमल्स को सेव करिए। ये डिमांड्स उन्होंने करी थी 1960 और 1970 में। इसी को देखकर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें 1972 में क्या लॉन्च करा, इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट्स, इसके अंडर बहुत सारे प्रोविजन थे जिससे क्या होगा, एनिमल्स के हैबिटाट्स को बचाया जा पाएगा। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड, और एक ऐसी लिस्ट जारी करी थी जिसमें प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ का नाम लिखा था, यानी कि उसमें कुछ कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ का नाम लिखा हुआ था जिनको हमको प्रोटेक्ट करना रहेगा। The trust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species, यानी कि अब तो जैसे कि endanger होगा, endanger यानी कि उनकी population बहुत कम है, लेकिन उस बची हुई population को तो बचाओ। इसके कारण ये हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ये उस चीज़ पे फोकस करता था। कैसे? बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटाट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैसे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1 मार्क का एमसीक्यू यहीं से पूछा जाएगा कि कब खोला था और क्या, मतलब सॉरी कब लॉन्च हुआ था, और उसमें लॉन्च होने के बाद उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो उसके प्रोविजंस के तहत उन्हें सबसे पहले सॉरी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें सारे प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ का नाम लिखा था। सेकंड, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जितनी भी बची हुई एंडेंजर्ड पॉपुलेशन है एनिमल्स की उसको बचाया। कैसे बचाया? उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया, प्रोटेक्शन दी उन एनिमल्स को और हैबिटाट्स उनके बचाए, और तो और उन्होंने जो ट्रेड होती है वाइल्ड लाइफ की, मतलब ट्रेड होती है एनिमल्स की, उसको भी रोका। इसके कारण ऑटोमेटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बच गई। थर्ड, उन्होंने क्या करा, सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो हमारे क्या सेंट्रल एंड स्टेट बैंक्स ने क्या करा, नेशनल पार्क्स बना दी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। ठीक है, अब देख लो वो जो उन्होंने लिस्ट जारी करी थी एनिमल्स की, उस लिस्ट में कौन कौन से एनिमल्स थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस several projects for protecting specific animals which were gravely threatened। यानी कि उन्होंने जो प्रोटेक्टेड लिस्ट जारी करी थी और जिन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत थी वो कौन कौन से थे। सबसे पहले टाइगर, अगला है वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग या फिर हंगुल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड घड़ियाल, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक या फिर चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ब्लैक बक तो भाई आई थिंक सबको पता चल ही गया होगा, हमारे सलमान खान जी के द्वारा, तो उन्होंने उसको एक बार मार दिया तो वो प्रोटेक्टेड लिस्ट के अंदर आता है, दैट्स वाई उनको जेल भी होना पड़ गई थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गॉर्डवान एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोला मैंने, बायोस्फीयर रिजर्व बोला, नेशनल पार्क बोला, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसा नेचुरल हैबिटाट होता है जो गवर्नमेंट ओन करती है, यहाँ पे लेस रेस्ट्रिक्शन होती है, और हमारे पास कितने हैं 566, बहुत लेस रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब कोई भी आया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया होता है जिसमें एक लैंड एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एज अ होल, तो वहाँ पर मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, और हमारे पास 18 है। ठीक है, मतलब एक रिजर्व करा हुआ एक एरिया है, जैसे कि पूरा फॉरेस्ट है, वहाँ का एक पर्टिकुलर रिजर्व करा हुआ एरिया, यहाँ पे मीडियम रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं और वहाँ पर पूरी उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर आते हैं नेशनल पार्क्स, नेशनल एरियाज दैट कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यहाँ पे बहुत हैवी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, और इंडिया है 104 ऑफ देम। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, बट ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्लास 9th में हम अच्छे से पढ़ के आए। बस इतना इनका डिफाइन याद कर लो कि ये एक नेचुरल हैबिटाट होता है, ये गवर्नमेंट ओन करती है, ये भी लार्जर एरिया होता है जो हमारा क्या बोलते हैं नेशन के पास ही होता है, इसमें लेस होती है, इसमें मॉडरेट होती है, इसमें हैवी प्रोटेक्शन होती है। 556 है, ये 18, ये 104 है, 56 नहीं 566 सॉरी। आगे देखेंगे टाइगर। अब इम्पॉर्टेंट टाइगर हमारा आ गया है कि टाइगर जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा स्पीशीज़। ये हमारे इंडिया में हमको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, तो वो जो रॉयल बंगाल टाइगर है इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा, तो उस बारे में ये दिया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ इन द फॉनल वेब। तो फॉनल वेब यानी कि फूड चेन के अंदर टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है। 1973 में अथॉरिटीज़ ने क्या रियलाइज़ करा कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 55,000 से कितनी घट के गिर हो गई, 1,827 हो गई। मतलब पहले 55,000 टाइगर की पॉपुलेशन थी, वो सिर्फ और सिर्फ सब कितनी हो गई 1,827। तो क्या क्या थ्रेट्स थे उनको, क्या क्यों इतनी कम हो गई थी, क्योंकि उनकी पोचिंग होती थी,
मतलब उनकी ट्रेड होती थी इलीगल ट्रेड, उनको श्रिंकिंग हैबिटाट यानी उनका हैबिटाट कम हो रहा था, इसके कारण उनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज़, यानी कि अगर वो प्रे बेस जो होगा, मतलब सॉरी, अगर वो जिस जानवर को खाते हैं अगर वो जानवर ही हट जाए तो वो किसको खाएंगे, और किसी को नहीं खाएंगे तो भूख की वजह से वो मर सकते हैं। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि टाइगर्स को थ्रेट हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण। तो इन सारे कारणों के कारण 55,000 से उनकी टाइगर की पॉपुलेशन घट के 1,827 हो गई। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स। अब देखो क्या होता है, टाइगर को अब इलीगल ट्रेड तो कराते हैं, बट क्यों कराते हैं? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है और उनकी जो बोन्स होती है, बोन्स से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, अब देखो, इसीलिए सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटाट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड, दीज टू नेशन बिकम अ प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। तो अब इंडिया और नेपाल के पास 2/3 टाइगर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड के। इसके कारण ये जो है ना क्या बोलते हैं, यहाँ इन दोनों कंट्रीज़ पे सबके सब लोग टारगेट बनाते हैं फॉर द इलीगल ट्रेडिंग। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया था। अब क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से 1,827 हो गई है, तो उसको बचाने के लिए बचे कुछ 1,827 से वो भी घट के शून्य ना हो जाए, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। स्पेशली टाइगर कंजर्वेशन हैड बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बट विथ इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ सीजिबल मैग्नीट्यूड। तो आगे देखते हैं। अब मेजर टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइगर्स को बचाने के लिए मेजर टाइगर रिजर्व्स भी बनाए गए। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ बनाए गए? जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया, मानस टाइगर रिजर्व असम में बनाया गया, पेरियार केरला में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, सुंदरबंस नेशनल पार्क हमारा वेस्ट बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है, 5 हमारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सीधे सीधे MCQs में पूछ लिया जाएगा कि ये वाले रिजर्व्स कहाँ पर हैं। ठीक है, मैप में नहीं आएगा ये वाले, ये सारे MCQs में पूछा जाता है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा कि अब जितने भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन्होंने एनिमल स्पीशीज़ पे ध्यान दिया। ठीक है, अपने ऊपर देखिए उन्होंने पूरी लिस्ट ऑफ एनिमल्स निकाल दी। लेकिन आपको क्या लगता है, कंजर्वेशन सिर्फ एनिमल्स की जरूरी, प्लांट्स कहाँ जाएंगे, इंसेक्ट्स कहाँ जाएंगे? प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स को भी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स के लिए उन्होंने अलग अलग, आगे देखो यहाँ ये दोनों में बताता हूँ। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986. Hundreds of butterflies, moth, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species. मतलब आप क्या बता रहे हैं कि 1980 और 1986 में हमारे प्रोटेक्टेड लिस्ट में इंसेक्ट्स भी ऐड हो गए, और 1991 में प्लांट्स भी ऐड हो गए। मतलब एनिमल्स तो हो ही गए हैं और हमारे इंसेक्ट्स भी ऐड हो गए और प्लांट्स भी ऐड हो गए। चलो कुछ MCQs आप लोगों के लिए, हाँ, और आप चाहो तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं, या फिर आई नो अभी हाल ही पढ़ा है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी हाल ही ऊपर पढ़ के आए हैं 1960 से, और 1970 में इसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन मतलब फाइनली लॉन्च कब हुआ था? 1972 में हमारा। हाँ, तो पहले वाले का था हमारा आंसर कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ था? हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ था हमारा 1972 में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? हमने ऊपर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी, तो सरिस्का वाली कहाँ लोकेटेड थी? हमारे ऑप्शन ए पर, यानी कि राजस्थान। असर्शन एंड रीजनिंग बहुत बार पूछा जाता है, बच्चों को डर लगता भी है, तो एक बार अच्छे से देखते हैं असर्शन एंड रीजनिंग क्या है। असर्शन दिया है कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हुई है इन इंडिया फ्रॉम 55,000 से 1827 में, सॉरी 1827, यानी 55,000 से हमारी पॉपुलेशन घट के 1827 हो गई। कौन से साल में? 1973 में। बिल्कुल सही कहा है असर्शन ने। एंड क्योंकि क्यों हुआ है रीज़न? क्योंकि इनकी जो डिमांड थी उसमें ट्रेडिशन में मेडिसिन की एशियन कंट्रीज हैड लेड टू लार्ज स्केल पोचिंग ऑफ टाइगर। बिल्कुल सही है, एशियन कंट्रीज में उनकी बोन्स, टाइगर की बोन से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है, इसके कारण टाइगर्स की पोचिंग होती है। अब टाइगर्स की पोचिंग होगी तो ऑफकोर्स उनका ये जो है लॉस हो गई। तो असर्शन का रीज़न बिल्कुल सही है, तो हमारा क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड forest. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or the other government departments. ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? जो बहुत मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट जो है ना, जैसे ये पूरा टोटल फॉरेस्ट है उसका हाफ है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट, हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। मोस्ट वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन, जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ें सारे में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वुड, सारे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और मतलब फ्लोरा फाउना बायोडाइवर्सिटी रिजर्व फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये टोटल फॉरेस्ट एरिया इसका इतना होगा 1/3 जो है ना वो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है। तो कहाँ था मैं? एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। और इनको क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं? क्या? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया गया है फर्दर डिप्लीशन से। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? हाफ, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है हमारे 1/3। ठीक है, ये 3 हिस्सा है तो 3 हिस्से के 1, ये 2 हिस्से हैं तो ये हो जाएंगे हाफ और ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ये फर्दर डिप्लीशन से प्रोटेक्ट कराया गया है। अनक्लास्ड देख लो, अनक्लास्ड नाम में समझ में आया, जिसको कोई क्लासिफिकेशन ना हुआ हो। तो दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो जो हमारे नॉर्थ और हमारा ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, ये वाला ऊपर का, सॉरी बहुत ज़्यादा बेकार इंडिया है, तो वापस से बना देता हूँ फॉर द आपको समझ आ जाए। हाँ, तो हमारा जो नॉर्थ वाला इलाका है और ईस्ट वाला इलाका, इतने में पूरा हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट आता है। एवं हाई परसेंटेज ऑफ, और खासकर गुजरात में भी, नॉर्थ में खासकर गुजरात भी, वैसे वो वेस्ट में आता है बट आई थिंक इसलिए गुजरात को वापस से इंक्लूड किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के बारे में कुछ बताया गया है। विलेजर्स ने क्या करा था सरिस्का टाइगर रिजर्व में? विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ पर क्या लोग है ना माइनिंग का काम करके चले जाते थे फॉरेस्ट में, और माइनिंग के काम के कारण फॉरेस्ट में ना हर जगह धूल हो जाती थी, हर जगह गंदगी हो जाती थी, जिससे जानवरों का रहना मुश्किल हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या करा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मदद से वो माइनिंग वर्कर्स को वहाँ से भगा दिया और बोला गया कि यहाँ पर काम मत करो, ये टाइगर रिजर्व है। इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement। वो बिल्कुल सारे के सारे विलेजर्स जो है ना वाइल्ड लाइफ को ज़्यादातर बचाने की कोशिश करते हैं बाय द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, जो अपने इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 12,000 हेक्टेयर्स ऑफ 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakar sanctuary declared their own set of rules and regulations। इसमें क्या हुआ था समझ लो, 5 गांव थे, तो 5 गांव में से क्या 5 तो 1 2 3 4 5 ये 5 गांव के ना कुछ लोगों ने मिलके 1200 हेक्टेयर का लैंड को है ना एक क्या नाम दे दिया गया, भैरवदेव डाकव सेंचुरी का नाम दे दिया गया। उनने खुद की अपनी क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना ली, खुद ही ने डिक्लेयर कर दिया, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी वहाँ, खुद ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनवाए और वहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चिपकू मूवमेंट पे। चिपकू मूवमेंट कहाँ, हिमालयाज में देखा गया था। मूवमेंट सभी को पता है, हमने सबने देखा कि इसमें क्या होता था, जो लोग होते थे वो पेड़ों को हक कर लेते थे और वो बोलते थे कि इनको काटने से पहले यू हैव टू किल अस फर्स्ट एंड देन यू हैव टू किल द ट्रीज। तो किसने स्टार्ट किया था, हमारे सुंदरलाल बहुगुना सॉरी। सो क्या उन्होंने क्या करा था, हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीशीज कैन बी enormously successful। Attempts to receive the traditional conservation methods are developing new methods of ecological farming and are now widespread। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने पेड़ों को तो बचाए, खासकर एफॉरेस्टेशन भी जगह जगह हुआ, एंड नए स्पीशीज ऑफ पेड़ों को भी इन्होंने आगे और बढ़ाया। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन, तहरीर नवोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सब कुछ आता है यहाँ पर से, जो भी मैंने बताया ना स्लाइड्स में सब कुछ पूछा जा सकता है। फार्मर्स जो थे कहाँ के, हमारे तहरी और नवदयान के, उन्होंने क्या करा, बीज बचाओ आंदोलन करा था, और तो और वहाँ पर have shown that educate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable।
तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या करा था, तहरी और नवाद्यान के लोगों ने कि उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन करा था और उन्होंने करके बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी पॉसिबल है बिना कोई केमिकल्स के, बिना केमिकल्स का खाना भी आप खा सकते हैं विदाउट एनी सिंथेटिक केमिकल्स। एंड उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथड्स के द्वारा पूरा फार्मिंग करके बताई। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो इसमें क्या हुआ था, जब फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोकल कम्युनिटी साथ देती है तो वो कहलाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या हुआ था, फॉरेस्ट खराब हो रहा था, जब कम्युनिटी साथ देती है फॉरेस्ट को बचाने के लिए वो कहलाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। So the program was been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for JFM। तो ये कब आया एग्जिस्टेंस में, 1988 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर आया, ओडिशा में। ओडिशा में सबसे पहले शुरू करा गया था JFM। अब JFM के तहत देखो क्या क्या चीज़ें हुई। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in the same kind of natural resource management। इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि सभी कम्युनिटीज़ चाहती हैं कि हमारे इंडिया की रिसोर्सेज, इंडिया के फॉरेस्ट, इंडिया की वाइल्ड लाइफ जो है वो बचे, और सारी लोकल कम्युनिटीज़ हमेशा रेडिली इसमें साथ भी देती है। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। हमें वही चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, यानी कि सभी लोगों का फ़ायदा करे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग, यानी कि बाद में भी हमको पछतावा ना हो, ये हमको अभी भी फ़ायदा कर रही है तो बाद में भी फ़ायदा करे, ये लोगों को सोचना चाहिए। अब हम देखेंगे सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार यहाँ से MCQs आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो नेचर वर्शिप इज़ एन एज ऑफ ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। इसमें बस कुछ नहीं, थोड़ा भक्ति का थोड़ा ज्ञान मिलने वाला है। इसमें बताया कि हमको नेचर की वर्शिप करनी चाहिए। हम ओल्ड ट्राइबल लोग ओल्ड समय से देखते आ रहे हैं कि हाँ, मतलब लोग जो है वो नेचर की वर्शिप करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। सेक्रेड ग्रुप्स यानी देखो, ग्रुप्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्ट का एरिया, सेक्रेड यानी कि होली। तो जब कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कुछ सेक्रेड यानी कि भगवान का माना जाता है, कि वो बोला जाता है कि यहाँ पे कोई भगवान देवी देवता वास करते हैं, तो वो सेक्रेड ग्रुप बन जाता है। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। वो क्या करते हैं लोग ना, उनको बिल्कुल टच नहीं करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल इंटरफेरेंस मना होती है कि यहाँ पर देखो भगवान का वास है, यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। Certain societies reserve respect a particular tree which they have preserved from their इमेमोरियल। तो इसमें क्या बोलते हैं कि कुछ जो कास्ट होती हैं, कुछ रिलीजन्स जो होते हैं ना, वो कोई से भी एक पेड़ को अच्छे से बचा कर रखते हैं, अच्छे से इज्जत देते हैं। जैसे सिख धर्म में हमने देखा होगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक पेड़ की पूजा होती है वहाँ पर, तो उसका बिल्कुल बचा कर रखते हैं, उसको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पूजा होती है, इस तरह से वो अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं थ्रू वाइल्ड लाइफ। सो द मुंडास एंड द सांथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप माहुआ, बेशिया, लातीफोलिया एंड कदम्बा। ये वाले अलग अलग जो पेड़ों की वेराइटीज़ है, इतना ज़्यादा डीप में तो नहीं आएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि पेड़ों की वर्शिप यानी सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं। ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टेमेरिन, यानी कि हमारा टेमेरिंडियस इंडिका एंड मैंगो मैजिफीरिया इंडिका ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। तो क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स जो ओडिशा एंड बिहार में रहते हैं, जब किसी की भी मैरिज होती है तो टेमरिन यानी इमली के पेड़ों की, मैंगो यानी मैंगो के पेड़ों की क्या बोलते हैं, वर्शिप करते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बेनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। हम सभी को पता है पीपल और बेनियन ट्री जो होते हैं वो सेक्रेड माने जाते हैं, मतलब वहाँ पर हम उनको अच्छा मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to spring, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. You will find troops of macaws and langurs around many temples
दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। हमने देखा होगा कि कहीं कहीं ना बिल्कुल जो जानवर होते हैं जो टेम्पल्स के आसपास पाए जाते हैं, हम उनको भी अच्छे से सीक्रेट माने जाते हैं, मान लेते हैं। और जैसे कि मैकॉज, हमने बंदर देखे होंगे बहुत सारे मंदिरों के आसपास, हम उनको भी फीड करते हैं, जो भी प्रसाद होती हैं या फिर फ्रूट होते हैं हमारे पास, जैसे केले हो गए, तो हम मंदिरों को वहाँ पर देते हैं और हम उनको भी टेम्पल डिवोटीज की तरह ही ट्रीट करते हैं। इन एंड अराउंड Bishnoi villages in Rajasthan, herds of black bucks यानी चिंकारा, नीलगाय and peacocks can be seen as integral part of the community and nobody harms them। हम बिश्नोई विलेज में अगर जाएं राजस्थान की, तो वहाँ पे ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय और पीकॉक इतने अच्छी तरीके से रहते हैं, वो एकदम पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन के रहते हैं और कोई भी उनको नुकसान भी नहीं पहुँचाता। चिपकू मूवमेंट इन द हिमालय टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट करा था? हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने। Sacred groves क्या होते हैं? पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट दैट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल, प्लेसेस ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, फॉरेस्ट earmarked फॉर कमर्शियल सेलिंग, बिल्कुल नहीं। फॉरेस्ट यूज फॉर प्लांटिंग ट्रीज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस इज द राइट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजनिंग देख लो, वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल हमको करना चाहिए। क्यों? रीजन है रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट्री हैव बीन ऑब्जर्व, बिल्कुल सही रीजन है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री जो डिक्लाइन हो रही है, इसी के कारण हमको हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट में गौतम बुद्धा 487 BC में कह के क्या गए थे देख लेते हैं, एंड भी अच्छे कोट से हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। द ट्रीज इज अ पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवलेंस and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity. It affords protection to all being, offering shade even the X-Men who destroy it। ये कहना चाह रहे जो हमारा पेड़ होता है बिल्कुल दयावान होता है, ये सबको अपने पूरे आजीवन छाया देता है, फल देता है और अपने जो नीचे सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, पूरे जीवन ये सब कुछ लोगों को दान कर देता है। और इनफैक्ट उन लोगों को भी ये सब दान करता है, और ऐसे X-Men यानी कि जो कुल्हाड़ा, मतलब क्या बोलते थे, लकड़हारा होता है, हाँ, तो जो लकड़हारा होता है उसको भी वो छाया प्रदान करेगा, उसको भी वो फल प्रोवाइड करेगा, जबकि वही लकड़हारा उसको मार भी देता है। दैट्स वाई ट्रीज जो होते हैं वो मोस्ट काइंड ऑर्गेनिजम्स गौतम बुद्धा ने उन्हें कहा गया है। सो दैट्स एंड फॉर दिस सेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये चैप्टर छोटा सा था, ईजी चैप्टर था, बहुत सारे MCQs यहाँ फॉर्म होते हैं, लॉन्ग आंसर्स मैंने आपको बता दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।